नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच छिड़ी खूनी जंग की, साथ ही जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी खूनी जंग को लेकर ही करते हैं। सबसे पहला सवाल सर यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा को लेकर आखिर विवाद क्यों है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? नीरज जी, देखिए, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे जी कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि ये लोग साथ में थे, पार्टीशन हुआ, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जी। हम बहुत पीछे भी नहीं जाएंगे, हमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का पता है जी। ये भी पता है कि ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ था जर्मनी में, बाकी जगहों में जी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था जी। तो आप देखिए उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बना था जी। यूनाइटेड नेशंस तो बाद में बना, पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, और जिसका काम था कि इनके जो बाकी जैसे विस्थापित हैं, बाकी देश हैं, इनके बीच में इनकी चीज़ों को देखना और समन्वय बिठाना, और जो भी ट्रीटीज़ हुई थी उनको जो है एक्शन में लाना, उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी करना। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, जैसे हम सब जानते हैं। तो इस समय जो है 1947 में जब ये हुआ तो उस समय लीग ऑफ नेशंस ने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को दिया था ये जिम्मा कि ज्यूज़ का जो है पुनर्स्थापित किया जाए इनको, और इलाका यही चुना गया था जो अभी प्रेजेंट का इजराइल का है, जेरूसलम का, वेस्ट बैंक और ये एरिया। और ये प्लान जो है जनरल असेंबली में 1947 में ही आया था। और ज़ायनिज़्म बेसिकली उस समय जो था, उस समय की जो हालात थे, उस समय 7% ज़मीन जो अभी है वहाँ पर वो थी इनकी जो उस समय ज़ायनिज़्म जिसे कहते हैं, ज्यूज़ हम कहते हैं, और पैलेस्टीनियंस भी थे वहाँ पर, जिसके कि जो वो तकरीबन उस समय बाकी थे, और पॉपुलेशन भी उसमें जो ये ज़मीन थी 7% लैंड था, और उस समय इनका पॉपुलेशन तकरीबन 1/3 था उस इलाके में। बाकी पॉपुलेशंस में क्रिश्चियंस और पैलेस्टीनियंस थे। तो उस समय क्रिश्चियंस, पैलेस्टीनियंस, मुस्लिम्स, ज्यूज सब एक साथ थे जी। और ये वहाँ पर थे। और वहाँ पर जो है उस समय इन्होंने बनाया, जब ज्यूज सेटलमेंट बनाया उन्होंने, ब्रिटेन ने, क्योंकि उनको दिया गया था जिम्मेवारी, और उस समय ये पूरा एरिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश के ही अंडर में थी, ब्रिटेन के, तो इसलिए उनको दिया गया था। और ये जब हुआ तो उस समय उन्होंने तकरीबन 55% ज़मीन जो है वो इनको दी, 55% एरिया इनको दी ज्यू स्टेट बनाने के लिए। किस बेसिस पर थी, अब ये तो इस समय कहा नहीं जा सकता, डॉक्यूमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली जो बात है, उस समय ज्यूज़ की पॉपुलेशन तकरीबन 8.5 लाख के आसपास थी, और पैलेस्टीनियंस की तकरीबन 7 के आसपास होगी। तो देखा जाए तो लगभग तो बराबर थे, लेकिन ये हर जगह डिस्प्लेस थे। और वहाँ इसको बोला गया कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है इनका, इन्होंने ज्यूज ने बोला प्रॉमिस्ड लैंड। और बाकी सब जगह से ज्यूज जहाँ भी थे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर में हर जगह स्कैटर्ड थे, मैक्सिमम तो इनका परसिक्यूशन जर्मनी में हुआ था, जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, जहाँ हर जगह थे, तो ये सब वहाँ से वापस आए। लेकिन 1948 में ही ये होते ही, जब ये बंटवारा मैं कहूँगा एक तरह से किया, हमारा भी था बंटवारा, और वहाँ भी बंटवारा हुआ, और 1948 में ही वहाँ लड़ाई शुरू हो गई फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में, जिसको कि उस समय एक तरह से जो ये फ़लस्तीनी थे, फ़लस्तीन के लोग थे, उन्होंने नकबा नाम दिया था। नकबा फ़लस्तीन में होता है कि कैटास्ट्रॉफी, कि बहुत बड़ी, मतलब उनके ऊपर उनको परसिक्यूट किया गया, उनको हटाया गया अपनी जगहों से जहाँ पर ये थे। और एक्चुअली उस समय और उसके बाद भी ये चीज़ें होती रहीं। पैलेस्टीनियंस को उनको हटा के अलग जगह पर
इनको जगह दी गई, इजराइल ने अपनी जगह ली और बाद में ये दोनों, वही आपको पता है, वेस्ट बैंक और गाज़ा में वहाँ जा कर के सिमट गए। और नकबा में देखिए उस समय अरब इजराइल लड़ाई जो हम कहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो उस समय ही शुरू हो गई इन लोगों के आपस के अपने उनके बीच में। बहुत आगे अगर देखा जाए तो अब तो हम भी 1947 में थे और हमारे साथ भी यही तकरीबन हो गया था, अगर आप देखें तो जी। लेकिन हमारा फिर भी बंटवारा था, हमको पता है कि किस तरह हुआ था, और आप मान के चलिए तकरीबन वही हाल वहाँ थी जी। बल्कि ये कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी मीन्स उससे ज़्यादा वो थी। मे बी कि हमारी पॉपुलेशन उस समय ज़्यादा थी, तो 33 लाख थे हम जी भारत की जब पार्टीशन में जी, और 6-7 उनका था। तो ऐसे रहा, लेकिन ये परसिक्यूशन था, लड़ाई थी, और मैं ये कहूँगा कि तकरीबन देखा जाए एक तरह से तो ये लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई थी उस समय ही जब ये हुआ। हालांकि इससे पहले ये रह रहे थे साथ में, जिसे यहाँ भी तो वही हाल था जी। 1947 से पहले, मैं कहूँगा 45 में जब डिवीज़न की बात शुरू हो गई थी, उससे पहले तो सब यहीं थे जी। ब्रिटिश राज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में थे, वही वहाँ भी था जी। लेकिन जब से इन्होंने ये बंटवारा हुआ, तब से वहाँ भी ये चीज़ शुरू हो गई थी। और ये जो एक चीज़ थी थोड़ी देखने वाली है कि आप जो पैलेस्टीनियंस थे 7.5 लाख, इनके पास तकरीबन 77% ज़मीन थी, 77.8 अगर देखा जाए, और उनको छोड़ के जाना पड़ा था जब ये बंटवारा हुआ। तो थोड़ी सी ये चीज़ तो थी उनके पास। और ये सब, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन को ये मैंडेट दी गई थी कि वो जो है फ़लस्तीन और दोनों स्टेट क्रिएट करें, और उन्होंने यही किया। और एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, ये प्लान जो है फ़लस्तीनियंस ने रिजेक्ट कर दिया था उस समय 1948 में, और जो बेन गुरियन उस समय 1948 में थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है इसको पॉइंट डी बोला था, डी करके, कि जिसमें उन्होंने एम, जिसमें दलित करके था वर्ड, जिसमें था कि इनको बेन गुरियन का ही कहना था उस समय कि हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है, हम यहाँ रहेंगे और बाकी यहाँ से बाहर हो जाएं, मतलब पैलेस्टीनियंस को अलग किया जाए। तो ये जो चीज़ उस समय शुरू हो गई थी। और आज देखिए कि 1947 में जब 7.5 लाख थे पैलेस्टीनियंस, आज तकरीबन उनकी पॉपुलेशन 77 लाख की है। और जो 8.5 लाख थे अभी इजरायलीज, उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 98 लाख के आसपास है जी। और ओवरऑल, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, एक स्कैटर्ड है, नॉट दैट कि सिर्फ इजराइल में ही है, उसी तरह पैलेस्टाइन के सभी उसमें नहीं है। पैलेस्टीनियंस भी आपको पता है हर जगह, जॉर्डन, सीरिया, ये कतर से लेकर के लेबनान, हर जगह स्कैटर्ड है, क्योंकि एक जगह में तो सारे आ नहीं सकते हैं। अगर हम सिर्फ गाज़ा की बात करें तो समझिए कि गाज़ा 141 स्क्वायर माइल्स, मतलब तकरीबन ये समझिए कि 650-60 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर्स है, 60 किलोमीटर लंबाई है, और तकरीबन 5-6 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर मैक्सिमम उसकी चौड़ाई है, और उसमें 20 लाख लोग रह रहे हैं जी। कहा यह जा रहा है कि गाज़ा जो है दुनिया में जो हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जी, मतलब घनत्व जो पॉपुलेशन की है, उस मामले में सबसे ज़्यादा है जी। और पूरी दुनिया का कहीं का भी नहीं, तकरीबन 3rd तो है ही है वो पॉपुलेशन, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के घनत्व डेंसिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन वहाँ की है और किस तरह लोग वहाँ रह रहे होंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि उसमें से जो इनकी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ करीब 15% गाज़ा में है। उसके अलावा आपके लेबनान में करीब 5% है, जॉर्डन में भी, जॉर्डन में बल्कि ज़्यादा हैं,
20 के आसपास हैं जी। तो ऐसे करके स्कैटर्ड हैं ये, कई जगह सीरिया में हैं। और ये जो मैं फिगर आपको दे रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशंस का फिगर है, क्योंकि इसके बाद एक UNRWA बना था, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी इन पैलेस्टीन। ये अभी भी है और शुरू से उनका काम यही था कि रिलीफ का काम करते रहें पैलेस्टीन में, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गए थे। और इसके कंट्रीब्यूटर्स वेस्ट भी है, जो अभी बंद कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए, बिकॉज बजटरी सपोर्ट अमेरिका से और बाकी वेस्ट नेशन से भी इस एजेंसी को मिलता रहा है। तो प्रॉपर UN एजेंसी है इसका मैंडेट के लिए देखने के लिए। और जो जहाँ तक गाजा स्ट्रिप का है, मैंने आपको बताया उसका कि 365 स्क्वायर किलोमीटर है, 20 लाख की पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा घनत्व है इनका। लेकिन आपस में ये लड़ाई रहती रही, क्योंकि मान्यता इजराइल को आपको पता है कि किसी अरब स्टेट ने मान्यता नहीं दी थी जी, और पैलेस्टीन ने तो बिल्कुल नहीं दी थी। तो इसीलिए जब ये हुआ, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये ज़मीन पूरी की पूरी अरब की है, अरब लैंड्स की या मुस्लिम्स की है, इनको ज़बरदस्ती दी गई है उस जगह। तो ये चीज़ लेकर के चलता रहा। और 1948-49 में जो मैंने पहले बात की थी, सबसे पहली लड़ाई है। तो मैं एक ब्रीफ थोड़ा देना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या, कैसे ये चीज़ आगे रही। आप देखिए 7 लड़ाइयाँ इजराइल ने लड़ी हैं फ़लस्तीन के साथ, और ये जो है लड़ाई अभी, ये 8वीं लड़ाई है जो अभी हो रही है। पहली लड़ाई 1948-49 जो मैंने आपको बताया था, अभी उसी समय शुरू हो गई थी, जो नकब की बात कर रहे थे हम, जिसको फ़लस्तीन ने बोला था। और ये कहा जा रहा था, इजराइल ने तो उसको अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, इन्होंने नकब बोला था। और इनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियंस, हज़ारों की संख्या में उसमें मारे गए हैं। और तकरीबन हर एक वॉर में ऐसा ही हुआ है जहाँ भी था। और नेचुरली इजराइल आगे होता आया है उसमें। उसके बाद आप आइए 1956 में सुएज कैनाल की क्राइसिस हुई थी। बेसिकली उस समय इजिप्ट के उसमें था, उन्होंने कैनाल बंद कर दी थी। फिर जो है उसमें नेशनलाइजेशन कर दिया, सुएज कैनाल का कर दिया था। अब्दुल नसीर उस समय मेरे ख्याल से हाँ, अब्दुल नसीरी उस समय उसके इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने किया था। और हालांकि उसमें जो मैक्सिमम हिस्सा था उसका, जब ये बनी थी सुएज कैनाल, तो उसमें मैक्सिमम फ्रांस और ब्रिटेन का ही हिस्सा था, लेकिन इन्होंने नेशनलाइज कर दिया। जब ये किया तो फिर उस समय भी इजराइल से इनकी डील थी, फ्रांस और ब्रिटेन की, इसकी प्रोटेक्शन की। तो वहाँ भी ये लड़ाई हुई इजिप्ट और इनके बीच में। और उस लड़ाई में जो है वो लड़ाई तकरीबन कम ही चली और इजराइल विजयी हुआ। और फिर ये सुएज कैनाल जो है खोली गई पूरी उसमें। तीसरी लड़ाई भी उसी समय हुई 1956 में ही, अक्टूबर में। और ये 5 दिन की लड़ाई थी जब इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला को इन्वेड किया था और उन्होंने गाजा और जो रैफा वगैरह पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। उस समय साइनाई भी ले लिया था। तो ये मामला काफ़ी दिन तक चलता रहा। और उन्होंने उसके बाद जो गल्फ़ ऑफ अकाबा वगैरह पूरा कंट्रोल वहाँ से अपना शुरू कर दिया था इजराइल ने। उसके बाद जो तीसरी हुई थी 1967 में, ये मैंने इससे पहले बताया 56 वाली, अक्टूबर वाली 5 दिन की लड़ाई थी। 1967 में 6 दिन की लड़ाई हुई थी, 6 डे वॉर ही बोलते हैं उसको उस समय। और ये 5 से 10 जून के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कि सीरिया ने गोलान हाइट्स से ये लड़ाई शुरू की थी उस समय। और इस लड़ाई में बाद में जो है इजिप्ट और जॉर्डन भी जुड़ गए थे, तो तीनों देश उधर से आ गए थे उस समय। और उस समय गोलान हाइट्स, गाजा और सीरिया का कंट्रोल जो है पूरा जेरूसलम भी इजराइल ने अपने उसमें ले लिया। इजराइल इसमें विजयी रहा था इन 6 दिनों में ही। उसके बाद जो लड़ाई आपको पता है, बड़ी फेमस लड़ाई है जिसको कि हम यम किप्पुर वॉर बोलते हैं 1973 में। और ये एक लड़ाई ऐसी थी जो कि तकरीबन 20 दिन चली थी। और आपको पता है, याद होगा कि कितनी ज़्यादा, यम किप्पुर मतलब एक फेस्टिवल होता है इजराइल का। ये लोग आराम कर रहे थे इस फेस्टिवल में, बिल्कुल उसी तर्ज पे इस बार कभी उसी तट पर बिल्कुल आराम कर रहे थे, बिल्कुल बेखबर कि कुछ नहीं होगा। और इजिप्ट ने ऐसी प्लानिंग की इन्होंने कि इतना ज़्यादा सरप्राइज दिया जी
उनको कि टोटली सरप्राइज हो गए थे और इसीलिए इतना लंबा चला। बहुत हैवी कैजुअलिटी उस समय भी 1973 में हुई थी इजराइल की। इनफैक्ट कहा जा रहा था कि पिछले जितने लड़ाइयाँ जितना कुछ हुआ 73 में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी और सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुए थे। इसीलिए इस समय लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 50 साल के बाद जो है वो रिपीट हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो ये जो चीज़ थी, लेकिन उस समय इजराइल जो है उन्होंने रीगेन कर लिया था और उन्होंने जो है फिर जो इजिप्शियन थर्ड आर्मी है उसको जो है उन्होंने स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए जो है उसको उन्होंने बर्बाद किया पूरी। और उसके बाद एक सीज फायर साइन हुआ था इजिप्ट और सीरिया के साथ, इजराइल के साथ, जो कि काफ़ी दिनों के बाद हुआ। जो सिग्नेचर तो काफ़ी दिन बाद हुआ, अमेरिका के मीडिएशन पे हुआ और फेमस नाम इसका है कैंप डेविड एकॉर्ड, जो कि 1972 में एक्चुअली साइन तो 1978 में हुआ, लेकिन 72 से बातचीत चल रही थी और उसके बाद साइनाई पेनिनसुला को जो है इजराइल ने वापस कर दिया इजिप्ट को। तो ये जो चीज़ें थी उसमें ली गई थी और वो जो सबसे बड़ी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, इन्होंने वापस कर दिया पूरा साइनाई और उसके बदले में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को। पहला कंट्री था अरब कंट्री जिन्होंने कहा कि इजराइल ऑल्सो हैज ए राइट टू एग्जिस्ट। तो पहली मान्यता उन्होंने दी, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी से हुआ। तो उस समय की है कि 1978 में पहला कंट्री था। आज तो तकरीबन 7 अरब देश हैं जो कि मान्यता दे चुके हैं इनके साथ, कुछ ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन कहने का मेन एम ये है कि ये उस समय 78 में हुआ ये, तो तब से जो है लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन 1982 में आकर के फिर लेबनान के साथ लड़ाई हुई। 1982 में 5 जून से लेकर 14 जून तक 9 दिन की लड़ाई हुई थी, जिसमें इजराइल ने बेसिकली उस समय अगर आप वापस जाएं तो उस समय PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव था, अगर आपको याद होगा, यासिर अराफात के इसमें, और ये लेबनान में से ही ज़्यादा एक्टिव था इसमें, दोनों में, वेस्ट बैंक और गाज़ा में, और हेडक्वार्टर्स इनका वहाँ पर था और ये बहुत एक्टिव थे बैरूत में, खास करके वहाँ साउथ लेबनान में। तो इसलिए इनको जो है डाउन करने के लिए इजराइल ने जो है लॉन्च किया अटैक और ये तकरीबन बैरूत के आउटस्कर्ट्स तक पहुँच गए थे। इतनी डीप ये चले गए थे इजराइल फोर्सेज उस समय। 14 जून तक ये पहुँच गए लड़ाई, जैसे मैंने कहा था। और इस समय जब ऐसा हुआ तो उस समय UN के इंटरवेंशन से, बाकी अमेरिका के इंटरवेंशन से ये लड़ाई रुकी और एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाई गई थी उस इलाके में सुपरविज़न के लिए। और इजराइल ने फिर जून 1985 में, मतलब तकरीबन 3 साल के बाद, वहाँ से विड्रॉ किया था। तो हर जगह मतलब आप देखिए इजराइल काफ़ी करता रहा है, कैप्चर करता गया और इजराइल अपने डिफेंसेस मजबूत भी करता गया, इम्प्रूव भी करता रहा। उसके बाद की जो नेक्स्ट लड़ाई हुई तकरीबन 24 साल के बाद 2006 में लड़ाई हुई और ये लड़ाई जो थी, ये जिसको सेकंड लेबनान वॉर बोला जाता है अभी भी। और ये लड़ाई जो है बेसिकली तब तक PLO की जगह वहाँ PLO इधर आ गया था, वहाँ हिजबुल्ला एक्टिव हो गया था और हिजबुल्ला के एक्टिव होने की वजह से ये लड़ाई वहाँ पर हुई और हिजबुल्ला काफ़ी एक्टिव हो गया था। अगर हिजबुल्ला की हिस्ट्री में आप जाएंगे थोड़ा आगे चल के हम देखेंगे कि हिजबुल्ला काफ़ी एक्टिव हो गया था और उन्होंने पूरी अपनी मिलिट्री विंग से लेके हर एक चीज़ बना ली थी। उनके पास आर्मी भी, आर्म्ड फोर्सेज अपनी हो गई थी, एयर विंग बना ली थी उन्होंने, और नेवल भी छोटे उन्होंने कर लिए थे अपने, कुछ टैंक्स भी ले लिए थे उन्होंने, कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, छोटे मोटे ही, नॉट डेट कि इतने 3, 5, 8, 10, बट वो भी बहुत थे एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अगेन हम सब जानते हैं कि ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह अभी भी है, हमास भी, तो उनसे इनको मिलता रहा। और ये लड़ाई उस समय जब चली तो ये जो है तकरीबन 34 दिन चली। तो धीरे धीरे मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं लड़ाई जो है इनकी बढ़ती गई और उस समय तकरीबन 1000 से ऊपर लेबनीज मरे थे इस लड़ाई में और 10 लाख करीब लोग डिस्प्लेस हुए थे।
तो ये लड़ाई जो है लास्ट लड़ाई जो यहीं थी, लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी उसमें आ गई कि हिजबुल्लाह भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बन गया जो कि इनको, इजराइल को उनसे मतलब लड़ सकता था। लड़ सकते हैं जी। और इसीलिए मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इसी वजह से ये लड़ाई 34 दिन हुई जी। तो आप सोच लीजिए उस समय इजराइल भी काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि उसने 6 लड़ाइयाँ तो लड़ चुका था, ये 7वीं लड़ाई थी। तो 7वीं में उसने भी अपने रिसोर्सेज बहुत बढ़ा लिए थे। अमेरिका से आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा मदद मिल गई थी इनको जी। और उसके बाद भी अगर ये लड़ाई हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन से करने पर 34 दिन चली, तो आप सोच लीजिए कि जैसे हम देख रहे हैं अभी हमास के साथ क्या है, तो ये लड़ाई भी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। और ये जो बिल्टअप एरिया, जी। तो ये जो बेसिक है कि ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया जी। कि ये क्या चीज़ें थी और क्यों ये चलती चली आ रही हैं। हालांकि इस बीच में चीज़ें और भी हुई, डिप्लोमेटिक लेवल पर कई बातचीत चलती रही, कई देशों से चीज़ें चलती रहीं, इजराइल भी काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन जो इनके अंदर चीज़ रही फ़लस्तीन के अंदर, इजराइल ने तो अपनी सुपीरियरिटी दिखाती रहे लेकिन फ़लस्तीन को दबा नहीं पाए। अब आप देखिए पीएलओ क्या हुआ था इसी बीच में, हम आगे देखेंगे कि पीएलओ ने देखा पहले तो भी आपको पता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, बाद में जो है जब वर्ल्ड प्रेशर या वेस्टर्न और बाकी चीज़ों का देशों का हुआ तो उन्होंने को एग्जिस्टेंस का एक मन बना लिया कि ठीक है हम को एग्जिस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, बट हम ये लड़ाई अभी नहीं करेंगे। गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ भी था लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ा और वो देख करके आपने देखा वहाँ हिजबुल्लाह आ गया और इधर हमास की राइज हुई जी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो और भी बहुत हैं, बट उन्होंने हमास को हिजबुल्लाह पीएलओ पसंद नहीं आया, उनकी टैक्टिक्स जो ढीले जा रहे थे, और इस वजह से हमास ने धीरे धीरे आया और वो कब्जा करना शुरू किया। ज़्यादा हमास का गाज़ा में रहा और पीएलओ वेस्ट बैंक में चला गया था। और अभी भी देखिए जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट फ़लस्तीन के, वो वेस्ट बैंक में रहते हैं। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था जो हमने कहा कि ये लड़ाई की या बाकी की क्या था, किस वजह से था, लेकिन इसके बाद भी रुका नहीं था। 2006 के बाद भी आप देखिए बॉर्डर स्कर्मिशेस चलते रहे, बिल्कुल लगातार ही बॉर्डर पर लगातार चलते रहे। फिर अलग जो मस्जिद है जी, उसका उसका आपको पता ही है जी कि अभी इसी साल तीन बार इजरायली वहाँ फौजें गई, आईडीएफ जाके वहाँ उन्होंने काफ़ी न्यूज़ में आया था कि उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स इसमें शरण ले रहे हैं, रह रहे हैं। वहाँ कितना उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स और बाकी चीज़ें आई, और जहाँ फ़लस्तीन ने बोला कि जो है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, और ये लेकर के ये हमास और हिजबुल्लाह इसकी वजह से और आगे बढ़ते गए जी। तो ये चीज़ें आगे चल करके जो है ये प्रॉब्लम देती गई। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं कि इजराइल की पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इजराइल के बाद जो मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज़ की है नंबर 2 पर, वो है अमेरिका में। तो ऐसे नहीं है कि मतलब अगर हम अमेरिका की हेल्प की बात करते हैं, और आपने तो अच्छी तरह देखा है कि अमेरिका की इकॉनमी में ज्यूज़ का कितना कब्जा है जी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में कोई खटपट नहीं हुई है, हुई है जी। लेकिन ये बेस ऐसा है जिसकी वजह से ये जो चीज़ है वो मदद तो उनको करना पड़ेगा ऐसी हालत में जब ये हो जाती हैं। तो ये जो बेसिक इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हुए ही नहीं, इतनी लड़ाई या इतनी आपस में बातचीत के बाद भी। इनफैक्ट गाज़ा और वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा था इजराइल का। 2005 में इजराइल ने ये कब्जा छोड़ा और इनको दिया कि ठीक है ये अपना गवर्नमेंट बनाए जी। तो ये थी थोड़ी सी बैकग्राउंड। आई होप दर्शकों को हमारे बिल्कुल। और गाजा को लेकर क्यों लड़ाई होती है, और आपने विस्तार से किस तरीके से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल यहाँ भी लगाया वहाँ भी लगाया, और कैसे ये सारी कहानी शुरू हुई, आपने बड़े विस्तार से इसका प्रश्न का उत्तर दिया सर। सर, हमास इतने बड़े स्तर पर कैसे योजना बनाकर इजराइल पर आक्रमण करने में सफल रहा तथा बड़ी संख्या में इजरायलियों को बंदी भी बना लिया? आखिर हमास को मदद देने वाले लोग कौन हैं? अनिल जी, देखिए इसमें जो अभी
7 अक्टूबर से हुआ है, वास्तव में ये बहुत सोचने वाली, एक सबको मजबूर कर दिया, पूरे दुनिया को, कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा आक्रमण हुआ और ये कैसे हो गया, खास करके हमास की तरफ से। और ये जो आक्रमण है, देखिए हमास आज से तो है नहीं, हम जो पहले वाले प्रश्न में हमने बात किया था कि आखिरी जो लड़ाई हुई थी अरब इजराइल या अरब देशों के साथ, लेबनान से ही या बाकियों से, वो 2006 में थी। 2006 के बाद छोटे मोटे इनके बॉर्डर पर लड़ाई चलती रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी स्केल पर नहीं थी। हाँ, 2014 में ज़रूर एक लड़ाई नहीं है, ये इनके आपस में ही, इनके साथ ही, हमास के साथ ही एक स्कर्मिश हुई थी, लड़ाई हुई थी छोटी सी, जिसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, इजराइल का भी और इसमें हमास का भी या फ़लस्तीन का भी। और आप हर एक लड़ाई में फ़लस्तीनियंस का ही नुकसान ज़्यादा होता रहा, क्योंकि इजराइल एक बड़ा देश भी है। इजराइल की मिलिट्री आज की तारीख में अगर आप देखें तो वर्ल्ड के, दुनिया के 20 जो विकसित मिलिट्री कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनमें काउंट होती है। कायदे में तो उसका 18वां नंबर है, हर एक तरह से, ट्रेनिंग, एमुनिशन, स्ट्रेंथ, बाकी चीज़ों पर। और इनकी स्ट्रेंथ जो है आर्मी की, तकरीबन 1.7 लाख जो है, 1.7 लाख से स्टैंडिंग आर्मी है और 4.7 लाख इनके रिजर्व्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है इतनी ज़्यादा होने के बावजूद ये क्यों ये हो गया। तो एक ये सोचने पर ही मजबूर करता है। इसमें कोई पूरी दुनिया को, जैसे मैंने कहा, सोचने पर ये मजबूर कर रहा है। और ये उन जगहों से हुआ, उसी गाजा स्ट्रिप को से, जहाँ की 2005 तक कब्जा था इजराइल का, अभी भी है, लेकिन 2005 तक उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर एक चीज़ इजराइल देख रहा था। और बाद में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को इसको, जिसका कि कंट्रोल दोनों में, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में है। लेकिन वहाँ पर तब तक जो है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, हमास उभर चुका था, ऊपर आ चुका था। पीएलओ की जो फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यासर अराफात की थी, उसको जो है वो कोएग्जिस्ट करना चाहते थे इजराइल के साथ, जो हिजबुल्लाह या हमास दोनों को पसंद नहीं था। और बाद में जो इंतफादा हुई, अपराइजिंग थी फ़लस्तीनियन, उस समय हमास ऊपर आया। यासर अराफात रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। उसके बाद पीएलओ जो है बहुत आगे नहीं बढ़ पाया अपने मकसद में, हालांकि अभी भी उसको लेकर के वेस्टर्न कंट्री और इजराइल आगे चल रहे थे उनसे संधि करने के लिए, लेकिन हमास को पसंद नहीं था। और हमास हमेशा इसीलिए काम करता रहा कि फ़लस्तीन को एक अलग ज़मीन चाहिए, और यहाँ तक उसका ये कहना था कि इजराइल का तो कोई वजूद नहीं है, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी आगे आ गई थी। और बाद में गाज़ा में हमास ने अपनी गवर्नमेंट चलाई। फ़लस्तीन अथॉरिटी आप देखिए, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो तो महमूद अब्बास रहते हैं वेस्ट बैंक में। गाज़ा में हमास की ही सरकार थी, और हमास की सरकार हर एक चीज़ चला रही थी वहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी, और वहाँ का मिलिट्री, उनकी मिलिट्री एक विंग बनाई थी, मिलिट्री तो उनकी थी नहीं वहाँ पर, और ये उसको लेकर के आगे बढ़े थे। हमास का अगर हम देखें तो हमास, थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो हमास जो है ये 1987 में बना, और ये जो है फ़लस्तीनियन, जो हमने अभी बात की इंतफादा की, उस समय इसका उदय हुआ। और उसके बाद इसने, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि जो भी पीएलओ एग्रीमेंट किया था और कर रहा था इजराइल को,
उसको इसने रिजेक्ट कर दिया। और जो पॉपुलेशन थी फ़लस्तीन की, उसको ये बताया कि हमारे साथ दगाबाजी हो रही है, जो कि ये PLO कर रहा है, और ये अगर हो गया तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल हमें रहने नहीं देगा, जो पिछली पास्ट की लड़ाइयाँ और बाकी चीज़ें देख करके हैं। और ये चीज़ जो है ये घर कर गई जितने भी फ़लस्तीनियंस थे, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा हमास। और 2006 में जब वहाँ इलेक्शंस हुए तो इसने वहाँ पर अपनी जो सेकुलर पार्टी थी फाता पार्टी, फाता को हटा करके और ये जो है इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और धीरे धीरे ये अपने मकसद में आगे बढ़ने लगे। जब सरकार बनी तो इन्होंने इजराइल से एक एग्रीमेंट किया 2008 में, और वो एग्रीमेंट ये कह रहा था कि ये जो है रॉकेट्स अटैक्स अभी नहीं करेंगे उनके साथ, और अपनी जो गवर्नमेंट बना करके और इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे अपने लोगों की कंडीशंस का। लेकिन इन्होंने ये बोला, ज़रूर उनके साथ संधि की, लेकिन इस पर आगे नहीं बढ़े। वो जो है बाद में रॉकेट अटैक्स भी करते रहे, और इन्होंने कुछ जगहों पर इस रूल में और कुछ एक दो और जगहों पर उन्होंने अपने अटैक्स किए, रॉकेट अटैक्स भी करते रहे। और इन्होंने एक लड़ाई, एक तरह से लो लेवल की लड़ाई चलती रही इनकी इजराइल से 2008 में, जो जनवरी 2009 में जा कर के बंद हुई, और फिर इनकी एक संधि हुई। लेकिन 2014 में फिर इन्होंने अपनी कार्रवाई की, और 3 इजरायली टीनेजर्स को उन्होंने जो है जान से मार दिया। और उसके बाद फिर एक लड़ाई इनके बीच में शुरू हुई 2014 में, जो लिमिटेड थी, लेकिन इनके बीच में ये चलती रही, जिसमें हिजबुल्लाह भी अलाइन हो गया, शामिल हुआ। और बाद में जा कर के ये इंटरवेंशन के बाद, अरब स्टेट्स के इंटरवेंशन के बाद ये लड़ाई बंद हुई। और इससे पहले भी एक्चुअली एक 1993 में ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था, अगेन इजराइल, PLO और अरब कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन उसके बाद भी हमास चुप नहीं रहा, वो सुसाइड किलिंग्स उसने जारी रखी, और अपना जो है वजूद वो बढ़ाता रहा। और अब हालत हो गई कि उसने अपना जो है सिविल विंग और मिलिट्री विंग दोनों बना रखा है। और हमास में जो है जो इसकी मिलिट्री सुसाइड, जैसे मैंने कहा था कि 1993 में ही सुसाइड बॉम्बिंग इन्होंने शुरू कर दी थी, और यासर अराफात और इनको किनारे कर दिया था। और अपने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में जो है ये अपने इन्फ्लुएंस काफ़ी इन्होंने बढ़ा लिया था। इन्होंने एक अपनी जब गवर्नमेंट बनाई 2006 में, तो इन्होंने एक पॉलिट ब्यूरो बनाया, जिसमें एक डेलीगेशन था, एक डिपार्टमेंट जो कि बाहर फ़लस्तीनियंस रह रहे हैं उनके लिए था, दूसरा शुरा काउंसिल थी जो लोकल के लिए थी। फिर उन्होंने वेस्ट बैंक अफेयर्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। उसके बाद इन्होंने एक जो गाज़ा स्ट्रिप के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, और इंटरनल अफेयर्स के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए एक और डिपार्टमेंट बनाया। हमास और लोकल अथॉरिटीज़ अलग थे, और एक मिलिट्री विंग बनाई जिसको इन्होंने अल कासिम ब्रिगेड बताया। धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ते गए, और इस्माइल हामिद को इन्होंने जो इस्माइल हनीफ को इन्होंने चीफ बनाया मिलिट्री पॉलिटिकल विंग का, और गाजा में याह्या सिनाई को। तो ये लोग जो है आगे बढ़ते रहे, अपने जो एम है इन्होंने ले रखा था उसको ले करके। और मिलिट्री विंग में इन्होंने अपने लड़ाके बनाए। ये तो कोई प्रॉपर मिलिट्री इनकी थी नहीं, नाम इन्होंने दिया था मिलिट्री विंग, लेकिन इन्होंने अपने लड़ाके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हों की टेररिस्ट, एक्चुअली ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, UN से भी और अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है। बट इन्होंने एक नेवल विंग बनाई, जो बोट्स इन्होंने नावें इकट्ठी की उस पर उनको दिया। एक एयर विंग बनाई, जो अभी हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग करके वो गए थे, एंटर किए थे।
और जो पैदल सेना थी वो इनकी अलग थी। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी सेना भी बना ली और सुसाइड जो वाली जो एक विंग थी जो वो अलग थी इनकी, जिन्होंने बाद में इन्होंने स्पेशल फोर्सेस का नाम दिया। इन्होंने इनकी फंडिंग जो थी वो इस्लामिक कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आती रही। ईरान, कतर, टर्की इनके साथ रहे, जो पैसे देते रहे इनको। इन्होंने जो है इजिप्ट भी पहले साथ था। बाद में इजिप्ट जब इनके कारनामे को देखा कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह रह रहे हैं, तो इजिप्ट ने इनसे अपना नाता एक तरह से तोड़ लिया। और प्रेसिडेंट सिसी जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, 2013 में जब वो प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने जो इनसे हॉस्टाइल से इन्होंने हमास से नाता तोड़ लिया बिल्कुल, और इनको सब कुछ बंद कर दिया। बाद में जो काफ़ी प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कुछ जो है गुड जो एक सामान जो आना था ट्रेड के लिए, उन्होंने गाजा की तरफ उन्होंने जगह उन्होंने एक ओपनिंग दी, जहाँ से कि सामान जो सलाह बॉर्डर है वहाँ से सामान अंदर आने दिया, सो दैट ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए कि सामान वहाँ से आता जाता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से हमास ने काफ़ी कमाई की, और उस जगह पर टैक्स के द्वारा, इस जगह जो हम सलाह की बॉर्डर की बात कर रहे हैं इजिप्ट से, वहाँ पर तकरीबन $12 मिलियन पर मंथ टैक्सेस से कमाई होती रही है हमास की। और इसके अलावा तकरीबन 100 मिलियन डॉलर जो है ईरान इनको देता रहा। तो ये जो है चीज़ देखिए, जो हम बात अभी आपने पूछा हमसे कि कौन जो है इनकी मदद करने कैसे सफल रहा, ये चीज़ है जो इनको इनसे मदद मिलती रही। दूसरी चीज़ जो हम इसमें देखें कि ये इजराइल पर इन्होंने टैक्टिक्स क्या अपनाई, क्यों ऐसे इन्होंने नाकाम किया। इजराइल जो है, पहली बात देखिए, बहुत आगे बढ़ गया था। आपको पता है कि जब हमने बात की थी अभी कि इजराइल जो है 20 सबसे ज़्यादा जो एडवांस मिलिट्री देश हैं उसमें 18वां नंबर था। उसकी पैदल सेना, उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी, उसके स्पेशल फोर्सेज, उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद और 2 और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, होमलैंड और बाकी, वो कितने आगे थे दुनिया में हम सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम उनकी आर्मी की बात कर रखे हैं। उनके रॉकेट्स देखिए, उनके पास डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर नहीं है, बट कहा जाता है कि एटॉमिक पावर हैं उनके पास। इतना बड़ा इंटेलिजेंस था। उन्होंने गाजा में उन्होंने देखा 60 किलोमीटर पर उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग कर रखी है, जिसकी हाइट 7 मीटर तक की है। उस पर वायर भी हैं, वॉल भी है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं जिससे कि वो कंट्रोल होती है। तो एक तरह से माना जा रहा था कि ये टोटल इम्प्रेग्नेबल है। और इसी बीच जो मोसाद अपना हमास है, हमास ने ये दिखावा किया कि हमने अपनी सरकार अभी बना लिए गाजा में, और हम अपने लोगों का जो है उनकी देखभाल करेंगे, हम उनका इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। और उन्होंने ये दिया कि अब वो लड़ाई जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहते इजराइल के साथ। और ये जब हुआ, इसी बीच इजराइल ने 4-5 साल से उन्होंने तकरीबन 18,000 पैलेस्टीनियंस को वर्क परमिट दिया गाजा से इजराइल में आके काम करने के लिए, और वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती रही। इसी बीच जो हमास है उसने 2-3 चीज़ें की, अपने मिलिट्री विंग बढ़ाता रहा, वो जो है टनल्स बनाता रहा, और ये कह के कि हमें भरोसा नहीं है, जैसे इजराइल ने टनल्स बना रखी हैं अपनी सुरक्षा के लिए, हम भी टनल बना रहे हैं और अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं जिसमें कि लड़ाई के दौरान हमारे लोग जाएंगे। तो ये नॉर्मल मान करके
ये सभी चलते रहे। उन्होंने टनल बनाई, डबल टनल बनाई, एक ऊपर सिविलियंस के लिए, नीचे इन्होंने अपने आर्म्स, एम्युनिशन और फौज के लिए टनल बनाई। इन्होंने टनल्स लेबनान से भी बना रखी हैं, जॉर्डन से भी बना रखी हैं, सीरिया से भी साजो सामान लाने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह वहीं से आता रहा। चाहे इजराइल ने फंड किया हो या इजराइल के थ्रू आया, कहा तो यही जाता है इजराइल नहीं, ईरान के थ्रू, इजराइल नहीं, ईरान के थ्रू, ईरान ने फंड किया, ईरान ने दिया और उधर से ये आता रहा। 2005 से ही एयर, लैंड और सी पर गाजा के कब्जा इजराइल का ही रहा। सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमास के हाथ था, फिर भी ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो इसलिए देखा जाए तो इजराइल ने बहुत धोखे में रखा अपने आप को, और हमास ने इनको और धोखा दिया। हमास ने दिखाया कि वो इनसे, इजराइल से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन वो बीच बीच अपनी मजबूती करते रहे, अपनी ट्रेनिंग लेते रहे। जिस तरह देखिए इन्होंने इनके पैराग्लाइडर्स आए वहाँ पर, कितनी संख्या में आए एक साथ। इन्होंने आयरन डोम, जिसकी की टेक्नोलॉजी अभी तक बाकी देशों को नहीं दी थी इजराइल ने, इनफैक्ट आयरन डोम यूक्रेन ने भी इनसे मांगा था पिछले साल, जिन्होंने नहीं दिया। उस आयरन डोम को, जिसको माना जाता था कि उसको तो उसके सामने कोई रॉकेट नहीं आ सकता, उसको इन्होंने किस तरह चकमा दिया। उन्होंने जितनी टेक्नोलॉजी थी, कहा यह जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी थी इन वॉल्स पर, वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ आगे देखता, उसकी इंफॉर्मेशन नीचे आती, और वो मशीन गन से कनेक्टेड थी कि वहाँ पर अगर कोई नहीं भी है आदमी, तो मशीन गन्स वहाँ फायर करती और टारगेट के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कैसे साइबर अटैक किया, कैसे इन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी को जैम किया, और जो ये आयरन ड्रोम्स थे उनकी भी एक कैपेबिलिटी है कि कितने एक साथ रॉकेट्स को वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ ही सैकड़ों हजारों रॉकेट फायर किए 7 तारीख को। उसकी वजह से जो आयरन डोम है वो भी जो है इनफेक्टिव हो गया। इनके सर्वेलेंस डिवाइसेस, उनको जो है दबा दिया गया, और उससे जो पैराग्लाइडर्स थे, आप देखिए कितनी आसानी से इन शहरों में गए, जिनको ऑलरेडी इन्होंने ईयर मार्क कर रखा था। और ईयर मार्क करने का मतलब ये है कि काफ़ी जो है इनके एजेंट्स गए होंगे, लड़ाके गए होंगे पहले, जिन्होंने रेकी किया होगा पूरा एरिया, कहाँ से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरह जैम करनी है, कहाँ के वायर काटने हैं, किस जगह पर ये जो इन्होंने बुलडोजर्स और बाकी चीज़ें लेके गए, जहाँ इन्होंने दीवार गिराई। कुछ जगहों पर आपने देखा जहाँ की नॉर्मल गेट्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड नहीं थे, वहाँ से कितनी आसानी से निकल आए, मोटरसाइकिल से लेकर के गए अंदर। और इसके अलावा जो सेंट्री पोस्ट थे कुछ खाली थे, या जो बाकी थे उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, और कितनी आसानी से ये अंदर घुस गए, इतनी ज़्यादा नंबर्स में, और मौका तक नहीं दिया। सबसे पहले इन्होंने न्यूट्रलाइज किया जो इनकी इजराइल की आर्मी थी वहाँ पर। रेव पार्टी, जो इनकी म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ भी सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ देखिए आप लोग ने कैसे इन्होंने किया। और वह एक्सपेक्ट ये था, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मिलिट्री तो है नहीं जो कि कुछ प्रिंसिपल्स के अंडर चलती है, और इस वजह से इतना बड़ा जो है ये इतनी बड़ी आर्मी को, इजराइल आर्मी को इन्होंने जो है धोखा दिया, इनको रोक दिया, इनको एक तरह से मैं कहूँगा इमोबिलाइज कर दिया कुछ घंटों के लिए, लोगों को बंदी बना लिया, इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने लोगों को मारा, और उसके बाद ये वापस आए। इस पूरी उसमें मदद, बिना मदद के ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। इनकी ट्रेनिंग, इनको एम्युनिशन देना इतना बड़ा। 2022 में इजराइल ने ही अनुमान लगाया था
कि इनके पास, हमास के पास तकरीबन 20,000 के आसपास रॉकेट हैं, जिसमें 5,500 बताया गया था इन्होंने पहले रात में ही फायर किए। उसके बाद अभी भी फायर कर रहे हैं, तेल अवीव तक फायर कर रहे हैं। ड्रोन्स इनके पास हैं, इजराइल का ही था कि इनके पास 30,000 तक के लड़ाके हैं। आप देख रहे हैं कि वो लड़ाके किस तरह के हैं, कैसे आए, एक स्पेशल फोर्सेस की तरह काम कर रहे थे आकर के। उससे ज़्यादा इन्होंने नरसंहार किया। कौन मदद कर रहा था? जो मीडिया में आ रहा है उसमें तो सभी के नाम आ रहे हैं। ईरान का तो सबसे पहले आ रहा है, बाकी जो देश हैं उनका भी आ रहा है, जो बगल में है लेबनान, सीरिया, हिजबुल्लाह ने भी इनकी मदद करनी शुरू कर दी है फायरिंग करके। कहा जा रहा है कि वहाँ चीन का भी एमुनिशन पकड़ा गया है। कैसे आया है वो अलग की बात है, आर्म्स एमुनिशन। वेस्ट का भी एमुनिशन है, जो कि यूक्रेन ने कहा है कि अगर कुछ वेस्ट का एमुनिशन गया है वहाँ, आर्म्स एमुनिशन, तो रशिया ने जो कैप्चर किया है वो वाला एमुनिशन गया होगा। तो ये काफ़ी प्लानिंग, इन्होंने खुद बोला है कि 2 साल से तकरीबन ये प्लानिंग चल रही थी। तो आप सोचिए, लगातार 2 साल तक प्लानिंग अगर चल रही है तो अकेले ये हमास के मान का नहीं था। इन्होंने सभी को खुद बोला है कि नहीं बताई थी। जो गवर्नमेंट है, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, उनमें भी सभी को नहीं पता था। इनके खुद के कार्डर्स को सभी को नहीं पता था। इतनी ज़्यादा सीक्रेसी रखी थी। कहाँ से किसको जाना ये भी नहीं पता था। गिने चुने लोगों को बताया गया था, और गिने चुने देशों को भी शायद पता हो। अभी ये कहा जा रहा है कि इजिप्ट ने वार्निंग दी थी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कि कुछ मेजर घटना हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है, जो कि अमेरिका ने भी ये बोला है। लेकिन इस वार्निंग को इजराइल, अमेरिका किसी ने भी सही नहीं लिया। तो दुनिया की इतनी ताकतवर एजेंसीज मोसाद और CIA, अगर वो उनको भनक नहीं मिली तो ये चीज़ गले नहीं उतरती है कि ये कैसे हुआ, किसकी मिली भगत है। लेकिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, आप देखिए, चीन ने सपोर्ट किया है फ़लस्तीन को, रूस भी सपोर्ट कर रहा है। इनके प्रेसिडेंट फ़लस्तीन के गए थे, मिल के आए हैं, मिले हैं पुतिन से। तो ये इतनी छोटी चीज़ नहीं लगती, एक बड़े पैमाने पर प्लानिंग हुई है, और तब जाकर के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जो कि 1973 को, जो 50 साल पहले हुआ था, उससे कई माने में, मैं कहूँगा 10 गुना ज़्यादा सरप्राइज और डिसेप्शन हुआ है और नुकसान हुआ है इजराइल का। सर, इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है, इसको कैसे देखते हैं आप, और इसका दुनिया में क्या असर हो सकता है, खासकर मध्य पूर्व और अरब देशों में? मैं नीरज जी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि क्या हुआ है इस लड़ाई में, किस तरह इनके लड़ाके आए, किस तरह उन्होंने तीनों जगह से, आप देखिए कि हवाई में भी, पैराग्लाइडिंग से भी इनके काफ़ी लड़ाके आए। और सबसे पहले तो वो लैंड किए वहाँ जहाँ पर कि म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। इनके ज़मीन से भी इन्होंने जो फेंसिंग तोड़ करके आए, मोटरसाइकिल्स पर आए, गाड़ियों में आए। और जो इनकी हम नेवल विंग की बात कर रहे थे पहले, वो बोट्स भी ले करके उनके थ्रू भी आए। तो मतलब इन्होंने तीनों तरफ से, हम कहते हैं ज़मीन से, हवा से और पानी से, तीनों जगह से इनके जो लड़ाके थे वो इजराइल में आए, और आर्म्स एमुनिशन पूरे लेके आए हैं। पूरी डिप्लॉयमेंट की थी इन्होंने, एक रात पहले ही सारी डिप्लॉयमेंट की, और साइबर वॉरफेयर किया इन्होंने, टेक्नोलॉजिकली इनको जैमिंग की, जितनी भी चीज़ें थी। आयरन डोम वगैरह इतनी जल्दी जैम नहीं होता है। बहुत बड़ी कंट्रीज़, मेरे ख्याल से अमेरिका और रूस ही होंगे जो कि ये कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हुई हैं, और इजराइल ने इतना ज़्यादा नक्शा हुआ है, नरसंहार हुआ है, हम कह भी नहीं सकते, कहना ठीक नहीं लगता है, दिखाना कि ऐसी चीज़ें कोई कर सकता है कि बच्चों को जिंदा जला दे या उनका गला रेते, लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ। और कोई भी सभ्य सोसाइटी या कोई भी, मैं कहता हूँ सभ्य नहीं भी हो तब भी जो है इन चीज़ों को कभी सोच नहीं सकता कि इस तरह की बारबेरियन एक्ट जो कहते हैं वो कोई कर सकता है।
ISIS का हमने देखा था कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे भी बढ़ के है। उन्होंने छोटे बच्चे और बाकियों का तो ऐसे कुछ नहीं किया था। तो ये जो चीज़ है उसको देख करके कोई भी बौखला जाएगा, और ख़ास करके नेतन्याहू जो एक राइट विंग वाले हैं, जिनके नेशनलिस्ट हैं और सिक्योरिटी के नाम पर ही ऊपर आए हैं, सुरक्षा के नाम पर, और इनके ही आते ये चीज़ हुई है यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा बड़ा सदमा झटका जो है और कुछ नहीं हो सकता इनके लिए और इजरायली लोगों के लिए। तो ये जो है, जो नामो निशान मिटाने की बात इन्होंने की है, कितना संभव कर सकते हैं ये तो हम नहीं कह सकते कि कितना है, क्योंकि अगर हमास ने अपनी ताकत दिखाई है, ये देखते हुए कि इजराइल किस लेवल तक आ गया, हमने बात की थी और आगे भी बात करेंगे इजराइल की सैन्य क्षमता की, खुफिया क्षमता की, और उसके बावजूद इतना अगर कर पाया हमास, तो हमास एक तरह से कहा जा रहा है कि वो अपने एम को उसने अचीव कर लिया। अरब देशों के लिए हमास एक ऐसा आइडियल बन गया कि यही एक है इतने सालों में, 1947-48 के बाद अगर देखा जाए, जो ये 75 साल हैं उसके बाद, जो कि इजराइल पर इतना ज़्यादा उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनको इतना सरप्राइज कर सकता है और उनसे लोहा ले सकता है। तो ये और जो तंजीमें हैं या और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़लस्तीन में भी हैं और बाकी देशों में, उनके लिए हमास ने ये दिखा दिया है। तो इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको नस्तानाबूद करे, मिटाए। अदरवाइज़ ये बाकी सारे अगर इनके अंडर में आ गए, हमास की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी समर्थन दिया है और लेबनान से एक फ्रंट वो खोल रहा है, अभी वहाँ से भी फायरिंग हो रही है। इजराइल को दो फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह से और एक अंदरूनी जो है गाजा से है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले अगर आप रिएक्शंस देखिए तो ये भी रिएक्शंस बटी हुई हैं सारी दुनिया में। अमेरिका और जो पूरा जो पश्चिमी देश हैं, नाटो हैं, बाकी देश हैं, वो सारे एक साथ जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। और वो जो है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल के पास राइट टू डिफेंड है, वो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है और उसमें पूरी मदद करेंगे और कर भी रहे हैं। हमें पता है कि ऑलरेडी अमेरिका ने कई सैन्य साजो सामान भेज दिया है, खास करके इंटरसेप्टर्स, एमुनिशन, आर्टी एमुनिशन, आयरन ड्रोम के लिए इंटरसेप्टर्स चाहिए थे, उन्होंने भेजा है। जो सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जेराल्ड फोर्ड, वो ऑलरेडी मेडिटेरेनियन पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा। बाकी जो अमेरिकन शिप्स अगल बगल में थीं, उनको भी इधर की तरफ मोड़ दिया गया है कि बाकी कोई जो है उधर से कोई कुछ नहीं कर सके। जो अमेरिकन बेसेज हैं आसपास के, वहाँ पर अपनी क्षमता अमेरिका ने बढ़ा ली है एयरक्राफ्ट्स की। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इजराइल के मदद करने के लिए ही की गई हैं। जब अभी हम बात कर रहे थे कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ आ रहा है, वो है, लेकिन वो अकेले नहीं आता, उसके साथ 5-6 शिप्स, सबमरीन्स वो भी साथ में आते हैं, गाइडेड मिसाइल कैरियर्स आते हैं, क्रूजेज हैं। ऑलरेडी वहाँ पर तकरीबन 8 से 9 क्या करीब 10 ये सब पड़े हुए हैं मेडिटेरियन में, आसपास में। और अमेरिका ने जो ऑलरेडी उनको $2 बिलियन तकरीबन एड ऑलरेडी दे रहा था, मिलिट्री एड, उसको बढ़ा के उसने कहा, बोला है कि करीब $3.3 बिलियन और एड देगा
इजराइल को। तो ये हालात हैं अभी इजराइल के लिए। इजराइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। उसकी जो कमी थी कि उस समय उनकी फोर्सेज जो थी रिलैक्स थी, वो देख नहीं पाए, आकलन नहीं कर पाए, और जवाबदारी देखिए, जवाब देने में 12 से 14 घंटे लग गए। जो ऑलरेडी थे लोग, उनमें से काफ़ी मारे जा चुके थे इनके फौजी, इनके जो फौज के लोग वहाँ पर, एटलीस्ट जो जहाँ जहाँ से एंट्री किया इन्होंने, हमास ने। इनकी जो आर्मी थी 1.7 जो 1.7 लाख की आर्मी थी, वो तो थे। जो रिजर्व्स थे, क्योंकि ये रिजर्व्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन रिजर्व्स को मोबिलाइज होने में समय लगता है। ये छोटे देश थे, जल्दी मोबिलाइजेशन कर सकते थे, प्रैक्टिस भी करते हैं, किया भी था, तब भी इनको कम से कम 24 घंटे लग गए। पार्शियल मोबिलाइजेशन, फुल मोबिलाइजेशन इनका तीसरे दिन जा कर के हो पाया है, जहाँ इन्होंने कहा है कि 3 लाख और जो है इनके सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ तक अरब कंट्रीज का सवाल है, मैक्सिमम वो भी डिवाइडेड हैं, लेकिन मैक्सिमम अरब कंट्रीज ने जो है सपोर्ट किया है पैलेस्टीन को, और ख़ास करके ये देख करके कि इतना बड़ा नुकसान इजराइल का एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने वो गार्डेड हैं, उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है। पहले तो उन्होंने बोला है कि हमास को ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने नपीतुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि फ़लस्तीन के तो साथ हैं, लेकिन इसमें हमास के साथ नहीं है जो ये हमास ने किया है। तो इसलिए अभी जो है इजराइल, जो बाकी देश हैं, वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। रूस और चीन आप देखिए, पूरी तरह उन्होंने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं। उनका यही कहना है कि जब तक दूसरा स्टेट, फ़लस्तीन का स्टेट नहीं बनता, तब तक इस समस्या का और कोई समाधान ही नहीं है, यही एक समाधान है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इन देशों का जो सपोर्ट है, अगर हमास को भी सपोर्ट इस तरह मिलता रहा, ईरान से या सीरिया से, जॉर्डन से, लेबनान से, या जो बाकी भी देश हैं, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, तो मध्य पूर्व में जो है ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो ये धार्मिक कट्टरता वहाँ पर है, वो फ़लस्तीन का साथ देगी, और फ़लस्तीन का साथ मतलब वो हमास का साथ देगी। हमास की शक्ति इससे और बढ़ेगी, मोराल उसका बढ़ेगा, और अगर ये हुआ तो इजराइल के लिए और वेस्ट के लिए भी, और मैं कहूँगा दुनिया के लिए, ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तो इसलिए ये इनको जो मिटाने का नाम लिया है नेतन्याहू ने, वो अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये हो पाएगा। अगर ये मदद इस तरह मिलेगी इन लड़ाकों को या हमास को, अगर दुनिया एक तरह से नहीं होती है, तो ये लंबा खिंचेगा। कहाँ कहाँ तक ये जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह तक फैले होंगे। ये ज़मीन के नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। एक एक को ढूंढना, बिल्टअप एरिया, गाजा जैसे एरिया, जहाँ की मैंने कहा था दुनिया का एक मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, जगह नहीं है, एक एक जगह जाके ढूंढना। और इसके अलावा जो लड़ाके ऑलरेडी इजराइल में आ गए हैं, अभी सारे वो नहीं पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि 3,500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं दोनों देशों को मिला के। करीब 1200 से ऊपर वहाँ हैं, और बाकी बचे 2000 के आसपास या उससे ऊपर इसमें फ़लस्तीनियंस हैं, गाजा में हैं। काफ़ी तकरीबन यहाँ 10,000 के आसपास तो घायल हैं गाजा में, और करीब 4,500 से 5,000 इजराइल में। उसके बावजूद कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी, कैसे ढूंढ निकालेंगे। जो ऑलरेडी इजराइल के शहरों में कुछ घरों में इनके लड़ाके पहुँचे हैं, वो कितना उपद्रव करेंगे। जितनी ये बंदी बना के ले गए हैं सिविलियंस को, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, एक सिविलियन, एक जो है फ़ौजी को छोड़ने के लिए, जो इजराइल का 5 साल तक फ़लस्तीन के कब्जे में था,
उसको छुड़ाने में इजराइल को 1027 फिलिस्तीनी लड़ाकों को छोड़ना पड़ा था जो बंदी बने हुए थे। आज की तारीख में 5200 बंदी हैं फिलिस्तीनियन इजराइल के जेलों में। ज़रूर उनके निकालना चाहेगा, और जो अभी उसने बोला है कि वो एक एक बंदी को मारेगा, जो दिखा भी रहा है हमास। अगर ये चीज़ हुई तो ये लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये पूरा हो पाएगा जो इन्होंने नस्तनाबूद और मिटाने की बात कही है। लेकिन अगर हो सकता है तो ये इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, इजराइल की सैन्य क्षमता व खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत और बुद्धिमत्ता दुनिया भर की एजेंसियों में शीर्ष पर मानी जाती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इसको देखते हुए भारत की सरकार सैन्य तंत्र और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश व नागरिकों की सुरक्षा के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है? नीरज जी, दो प्रश्न इसमें जो आपने इस जो सवाल किया है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने इजराइल की सैन्य क्षमता और बुद्धिमत्ता, जिसको मैं लेता हूँ कि उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके बारे की बात है, बहुत शीर्ष पर हैं। और दूसरी चीज़ है कि भारत को, हमको इससे जो है क्या चीज़ सीखना चाहिए और क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर इजराइल की सैन्य क्षमता की बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एडवांस कंट्रीज हैं मिलिटरली, उनमें पहले 20 में आ रहा है, 18वें नंबर पर था। और काफ़ी हम जो है इससे कितना सामान इंपोर्ट करते हैं, UAVs, इसके पास एयरक्राफ्ट हैं, F-35, F-17, 16 सारे इनके पास हैं। इनके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर हेड्स भी हैं जो डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, न्यूक्लियर पावर नहीं है, अपने आप को नहीं कहते हैं। लेकिन आर्टिलरी है इनके पास, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो इतनी काफ़ी टैंक्स हैं। आपको अगर बताएं तो देखिए, पहले हम बात कर चुके हैं 1.7 लाख हमने कहा था कि इनकी स्टैंडिंग आर्मी है, 4.7 लाख, 4.7 लाख इनकी जो है रिजर्व्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, काफ़ी हैं इनके पास, साजो सामान और हर एक चीज़ इनके पास है। ड्रिल करते रहते हैं। हर एक इजरायली कंपल्सरी वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग है। हर एक इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग उसने, जो भी 18 साल 16 साल से ऊपर है, 17 साल से ऊपर है, 18 ले लीजिए, तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करना ही करना है। तो हर एक आदमी फाइटर है। और उसके बाद भी देखिए क्या कंडीशन थी। इनके पास तकरीबन 600 जो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से तकरीबन 480 हर समय रेडी हैं। मतलब 95% तकरीबन रेडीनेस है इनकी। 80% से ज़्यादा, आप कहिए 80% के आसपास रेडीनेस है एयरक्राफ्ट्स की। इनके पास तकरीबन 400 करीब 240 के आसपास फाइटर्स हैं, जिसमें 190 हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। इनके पास जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 26 हैं, 18 हमेशा रेडी रहते हैं। 40 इनके पास अटैक हेप्टर्स हैं, जिसमें तकरीबन 36 से 38 हमेशा रेडी रहते हैं। इसके अलावा बाकी इनके पास नेवल फोर्स भी है और आर्मी की हमने बात की। तो ये काफ़ी एडवांस्ड हैं, काफ़ी फोर्स है इनके पास। मोसाद और उसके अलावा एक इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस इनका है। और कितनी एडवांस्ड है मोसाद, उसकी तो हम सब जानते हैं, कहाँ कहाँ रीच है, कैसे पहुँच सकते हैं। और जो इनके पास गन्स, एम्यूनिशन, मतलब कमी नहीं है आप देखिए तो। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक गाजा के लिए और वेस्ट बैंक से लड़ने के लिए नहीं इन्होंने अपनी आर्मी और ये मिलिट्री रखी हुई थी। इनकी मिलिट्री लड़ाई लड़ चुकी है। हमने पहले कहा कि इनकी 8वीं लड़ाई है। 7 पहले लड़ चुके हैं, जिससे इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन तक, इन सब कंट्रीज के साथ। तो इनकी तैयारी बाहर के देशों से लड़ाई की ज़्यादा थी। इन्होंने सोचा कि इंटरनल तो हम कर ही लेंगे, काबू कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास गन्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं इनके पास, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स इनके पास हैं। नेवी में
करीब 67 फ्रिगेट्स हैं इनके पास, और बाकी तो नेवी का इनका पूरा मैक्सिमम जो है वो मेडिटेरियन जो कमांड है नेवल अमेरिका की वो देखती है, वहाँ से इनको मिलता है। और आयरन डोम की हम बात कर चुके हैं, 10 बैटरी आयरन डोम की हैं, जिसमें 3 से 4 लॉन्चर हर एक में है। 15 और बैटरीज बना रहे थे आयरन डोम की, जो कि हर इनको मिसाइल्स को नाकाम करती। बाकी भी एयर डिफेंस की सिस्टम्स हैं इनके पास। तो ये सारे कुछ हैं, और उसके बावजूद हमने देखा कि क्या हुआ इसमें। हमने जैसे कहा कि सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है कि क्यों ऐसा हुआ। इतना बड़ा एडवांस्ड, मिलिटरली एडवांस देश, इतनी बड़ी क्षमता के साथ, इतनी बड़ी सैन्य क्षमता और खुफिया जो क्षमता है उसके साथ है, और ये ढीले कैसे पड़ गए, कोई सोच नहीं सकता था। इम्प्रेग्नेबल वॉल को कैसे जो है इन्होंने तोड़ दिया, घुस गए ऐसी जगहों पर, घरों में जा कर के कितने इन्होंने लोगों को बंदी बनाया। सबसे पहला काम बंदी बनाया और वह ले गए वहाँ, बाकी काम इन्होंने बाद में किया मारने का। ये तो बड़ी सोची समझी हुई प्रैक्टिस रणनीति जो है हमास चला था, जिसकी भनक इनको नहीं लगी, इनको और मैं कहूँगा साथ में CIA को भी, क्योंकि वो तो इनके साथ ही चलते हैं। हुआ क्यों? कुछ कारण जरूर थे। एक तो देखिए, कई सालों से इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में आपसी बातचीत चल रही थी। अमेरिका भी इस बीच में था कि इनके आपस में सुलह हो जाए। ऑलरेडी तकरीबन 7 देश हैं जो कि ऑलरेडी अभी तक इजराइल को मान्यता दे रखे हैं। सबसे पहला हमने कहा था कि इजिप्ट है, और बाकी भी देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया है, सब ने कर दिया है, मान्यता दे दी है इनके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए। कुछ के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही बन गए हैं, और बाकियों के साथ भी होने थे। ट्रेड और बाकी चीज़ों की बातचीत चल रही थी इजराइल और इनके बाकियों में, और इन्होंने जो है डिप्लोमेटिक बात चल रही थी 6 और देशों के साथ अपने नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अरब देश भी कुछ जो कि मदद कर रहे थे हमास के, वो इजराइल को के दिखाते रहे कि हम आपके साथ हैं, रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट है उसकी बात करेंगे, लोगों की ज़िंदगी के एडवांसमेंट की बात करेंगे। इसके लेके वो आगे बढ़ते रहे, और पीछे जो है हमास को मदद करते रहे, जो कि उनका ध्यान जो है इजराइल को वहाँ से हटा दिया। हमास को तो इजराइल सोचता था कि हम कभी भी कब्जा कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वेस्ट बैंक और गाज़ा में। दूसरी चीज़, गाज़ा में जब तीनों चीज़ें, एयर, लैंड और नेवी, तीनों अगर उस पर कमांड इजराइल का था, फिर एक ऐसी चीज़ होगी, ये भी बड़ी सोचने को मजबूर करता है किसी भी देश को, किसी भी एजेंसी को। जहाँ तक इजराइल चीन के साथ भी अब रिलेशन सुधार रहा था, चीन अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन सुधार रहा था, ईरान चीन और रूस के साथ अपने रिलेशन सुधार रहा था, ईरान सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशन सुधारने में और अरब UAE के साथ भी सुधारने में लगा हुआ था। क्या ये सिर्फ दिखावा था? तो बाद में पता लगेगा। रूस जो है अपनी लड़ाई में बिजी था, यूक्रेन के साथ, नाटो के साथ, अमेरिका के साथ, लेकिन क्या वो हमास की या इनकी मदद कर रहा था? ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। चीन के साथ आप देखिए, बीच में थोड़ा इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई थी, खास करके नेतन्याहू के वापस आने के बाद, क्योंकि नेतन्याहू राइट विंग माने जाते हैं, फासिस्ट माने जाते हैं, और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं थी। बिडेन ने खुद बोला था कि नेतन्याहू फासिस्ट हैं, और इनको अमेरिका जाने का मौका नहीं मिला था अभी तक, जबकि इनके अपोजिट में इन्हीं के पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली, अपोजिशन में हैं, उनको बुलाया गया अमेरिका में। और नेतन्याहू का पिछले महीने न्यूज आई थी कि उनका प्रोग्राम था चीन जाने का। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी,
और बीच में ये भी हमास भी को भी ट्रेन किया जा रहा था, आगे लाया जा रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो नेतन्याहू जुझे रहे, समझ नहीं पाए, उनकी इंटरनल जो सिचुएशन थी उसका ज़्यादा फ़ायदा हमास या उसके जो कंट्रीज़ देश सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने किया। इजराइल में पहली बार था कि 4 साल में 5 इलेक्शन हुए, अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। और इसी बीच में नेतन्याहू जब वापस आए हैं तो जुडिशरी से जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल लेके आए, जिससे बहुत ज़्यादा असंतोष था इजराइल में। इस जुडिशियल बिल को, जो अकाउंटेबिलिटी जो बिल थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो रही थी, की जा रही थी, उसको अमेरिका ने भी बोला था कि ये सही नहीं है, जिसको कि इंटरफेरेंस कह रहे थे अपने इंटरनल अफेयर्स में। तो ये जो चीज़ें अनस्टेबिलिटी थी वहाँ पर, इसका भी फ़ायदा हमास ने उठाया। हमास बोलता रहा कि हम जो है इनके साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जो है अपना देखना चाहते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने इलाके में। उसके बाद जो एक ऑटोमेटिक जो हम बात कर रहे थे, जो सवाल ही आपने दिया है कि इतनी बड़ी एजेंसी जो है, इतनी बुद्धिमान एजेंसी दुनिया भर की एजेंसियों में शीर्ष पर है। अब इस शीर्ष वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो है इजराइल को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे गया कि हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। हमारी जो वॉल है 60 किलोमीटर की, इम्प्रेग्नेबल है, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये जो चीज़ है ये भी इनके दिमाग में आ गई थी। मोसाद के भी शायद सोचा होगा कि हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये हम सब देख रहे हैं। हो सकता है इन्हीं के जो एजेंट्स थे उन्होंने वहाँ धोखा दिया। मुझे ये लग रहा है कि इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया बजाय ह्यूमन इंटेलिजेंस के। बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस ही ग्राउंड पर ज़्यादा है, समझ सकता है, देख सकता है और बता सकता है। टेक्निकल इंटेलिजेंस को धोखा दिया जा सकता है, जैम किया जा सकता है। तो ये एक इनकी जो है कमी थी। दूसरा कॉम्प्लेसेंसी, मतलब ये मैं कहें आराम परस्त हो गए थे कि ठीक है हमारा तो कुछ होना नहीं है, हम जो है हमारे ऊपर और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए जो है हम थोड़ा और रिलैक्स होके चलते रहेंगे। आर्मी, जैसे मैंने कहा, स्टैंडिंग आर्मी नहीं, इन्होंने जो है अपनी आर्मी को रिजर्व्स पर ज़्यादा रखा कि जब जरूरत पड़ेगी हम मोबिलाइज कर लेंगे। और वही एक कारण था कि आर्मी जो है जल्दी मोबिलाइज नहीं हुई, समय लगा, तीसरे दिन ही जाकर के सबको ये मोबिलाइज कर पाए। हमास ने हमेशा इनको बताया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। ऐसे देखे वो इनको धोखा देते रहे और इस धोखे में ये आ गए। और हमास ने अपनी पूरी कोशिश की है दिखाने के लिए कि वो अब जो है इनके मुकाबले में कहीं नहीं है, जो ये बताते रहे सबको। लेकिन बीच बीच में इनको टारगेट भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ये जो है नाकामयाबी इस तरह की एक स्टडी करने वाली चीज़ है कि कैसे कंटिन्यूअस सर्वेलेंस रुक गया, कुछ नहीं पता लग पाया, कैसे जो है इतनी छोटी टेररिस्ट वाली फौज जो है वो हर एक जगह इनको जो है चकमा दे गई। इतना ज़्यादा, इतनी डिप्लॉयमेंट्स होने के बावजूद, इतने एडवांस एयरक्राफ्ट और आर्मी और मिसाइल्स और सब कुछ होने के बावजूद जो है रिटेलिएशन क्यों नहीं हो पाया। इनके इजराइल के लोग जो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है उनके यहाँ, इजराइल की आर्मी क्यों जो है इनको जवाब नहीं दे पाई। जो इतने लड़ाके या तो एरियल आ रहे थे या मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ों पर आए।
अभी इन्होंने जो भी एक्शन लिया हो कि इन्होंने बोला कि इनको पूरा सीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इनका पावर कट और पानी और सामान सब कुछ कर देंगे, वो सब एक अलग की बात है। लेकिन एक ऐसा देश जो कि अपनी 7% जीडीपी का खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर, सैन्य क्षमता के ऊपर, सैन्य ताकत, खुफिया ताकत के ऊपर, और वो जो है ये चीज़ें नहीं कर पाया, ये एक प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। हाँ, मोराल बूस्टिंग के लिए एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहाँ पहुँच गए हैं, यूके के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ आने वाले हैं, ये सब सॉलिडरिटी दिखाने के लिए एमनिशन सब चीज़ आ जाएगा। लेकिन जो धब्बा लग गया है अभी इजराइल की मिलिट्री साख के ऊपर, इजराइल की जो आपने कहा कि शीर्ष पर है इनकी एजेंसियां, उनके ऊपर वो अब हट नहीं पाएगा। लेकिन सीख जरूर एक है बाकी देशों के लिए, बाकी देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए और नागरिकों के लिए भी, कि हर समय सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते हैं ये अपने खुफिया एजेंसियों पर ही, और जो पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेज हैं कि वही जो है इनको देखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है सभी के लिए। और आप देखिए इसमें हम अगर बात करें तो हमास ने खुद बोला है कि 2 साल तैयारी की, 2 साल कम समय नहीं होता, 2 साल अगर आकलन नहीं कर पाए एजेंसियां तो ये अगेन मतलब ये तो धब्बा लगना ही है इनके ऊपर। साइबर अटैक कर दिया, टेक्निकल फेलियर कर दिया, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, इनके पास जो रॉकेट्स थे 15 से 250 किलोमीटर तक के रॉकेट्स थे, जो इजराइल ने खुद बोला है कि तकरीबन 30,000 इनके पास होंगे। 1 लाख रॉकेट्स तो 1 लाख तो ये हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है, उनके पास तो रॉकेट्स की संख्या भी ज़्यादा है, 40-50 हज़ार से ज़्यादा है। तो ऐसे रॉकेट सिस्टम्स आ रहे हैं, इनका आकलन नहीं था, ये तो समझ से परे है कि कैसे हो सकता है। और जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी लेवल पर जैमिंग या साइबर अटैक बहुत एडवांस कंट्रीज ही कर सकती हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, इन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है। किसने किसकी मदद की वो तो देखने और सोचने वाली बात है। आयरन डोम और बाकी चीज़ों के लिए पैरा लैंडिंग्स की इन्होंने किया, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, नॉर्मल गाड़ियाँ इन्होंने इस्तेमाल की आने जाने के लिए, और सबको पकड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को। आपने देखा किस तरह ये चीज़ें हुई। ये जो है बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। इन्होंने आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया, पुलिस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आप सोचिए, इन्होंने जो है इनके तकरीबन 22 जो इलाके थे बॉर्डर में, 15 से 20 किलोमीटर के जो भी थे, उन पर कब्जा किया, जिसमें 16 को तो इन्होंने इजराइल ने छुड़ा लिया, अपने कब्जे में ले लिया, लड़ा के इनके मार दिए। 6 में अभी भी पूरा कब्जा नहीं हुआ है, और वहाँ पर इनके लड़ाके हमास के हैं अभी भी। कैसे ढूंढेंगे, कैसे कब्जा करेंगे? इजराइल एयरफोर्स अभी गाज़ा में जो नॉर्मल है, जो टैक्टिक्स है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो पूरा प्लास्टर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं, जहाँ पर भी छुपे हुए हैं हमास के लड़ाके, उनको बाय एयर, उनको बाय रॉकेट के साथ, आर्टिलरी के साथ उनको फ्लैट किया जाए, उनको मारा जाए, उनके लॉजिस्टिक्स को नष्ट किया जाए, जिससे जो इनकी पैदल सेना कल 3 लाख की तैयार है वो जा कर के मॉप अप करे, और इनके जो बच गए हैं हम लड़ाके, उनको जो है मारे। और इन्होंने देखिए, अब छोटा सा था एक कफर आज़ा है इन साउथ इज़राइल में, जहाँ पर उन्होंने मैसेकर किया है लोगों का, मतलब कोई वहाँ पर उनको जवाब देने वाला नहीं था। बाकी भी जो हैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के इलाके में 150 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जो है हॉस्टेज बनाया है, और उन्होंने बोला भी है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और लंबी लड़ाई के लिए तैयारी ऐसे नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए जो ये करते रहे हैं। तो हमास ने अभी PLO और बाकी ग्रुप्स को
पूरा दबा दिया है, ओवरशैडो कर दिया है। और उनका कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं, इतनी जल्दी हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम और इनको जो है इनके ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे। हिजबुल्लाह का साथ आ गया, जो खुद 1 लाख की उनकी स्ट्रेंथ है, उनके पास ड्रोन्स हैं, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, ड्रोन्स, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले रॉकेट्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनके पास, T-72 लेवल के टैंक्स भी हैं उनके पास, BMPs हैं, M113 BMPs हैं उनके पास, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, UAVs हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो आप समझिए कि अगर वो भी वॉर में आ गए, 2 फ्रंट खुल गया, तो इसके लिए और मुश्किल हो जाएगा इनके पास। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह काफ़ी खड़ा कर रही हैं। हालांकि इसके साथ एक और चीज़ है कि दूसरे जो राष्ट्र हैं, जैसे इजिप्ट ने बोला है कि वो मीडिएशन करने के लिए सीज फायर कराना चाहता है। टर्की ने भी ये बोला है। आज बैठक शायद अरब लीग की भी होगी इसके ऊपर। USA ने भी सभी को बोला है, सारे अपने मित्र देश और बाकी अरब कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग ईरान, की वो जो है बात करें हिजबुल्लाह और बाकियों से, और जो बंधकों को छोड़े, और अगर हो सकता है तो जो इसमें युद्ध विराम कराएं। और इसमें अमेरिका ऑलरेडी पहली खेप उसने मदद की पहुंचा दी है इजराइल को। उसकी नेवी हमने कहा जैसे कि वो भी पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि इससे जो दूसरा इसमें आपने सवाल किया है कि इससे हमें किन मुद्दों पर ध्यान देना है, कि सिर्फ हमें ही नहीं, ये कि सबने, जितने भी बाकी देश हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन इसमें है। और जो इसमें मुख्य जो चीज़ें हैं उसमें है कि हमें सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि ये एक स्टडी बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी जो ये चेक करे कि ये चीज़ें हुई क्यों हैं। और सुरक्षा तंत्र जो है, चाहे वो बॉर्डर वॉल है, चाहे डिफेंसेस हैं, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, और उन पर सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है। आप बना के दीवार छोड़ नहीं सकते। हमने भी काफ़ी बॉर्डर फेंसिंग की है, बॉर्डर फेंसिंग भी की है, LAC के ऊपर भी फेंसिंग कर रहे हैं, किए हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। मतलब मैन पावर होना जरूरी है, आपकी स्टैंडिंग आर्मी उतनी होनी जरूरी है जो हमेशा इनकी देखभाल करे और इंश्योर करे कि कोई मौका ना मिले इनको ब्रीच करने का, काटने का, इसमें घुसने का। दुश्मन को इसको सिर्फ बना करके छोड़ा नहीं जा सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में हम ठंडे नहीं पड़ सकते कि एक हमने अगर कोई अटैक कर दिया, घुस के मार दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बालाकोट एक कर दिए, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वही एंड नहीं है। आप देखिए अनट्रेंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह मदद लेकर के उसने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्निकल वॉरफेयर सारा कुछ करके, जैमिंग करके, किस तरह सिर्फ कोई सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं हुई, UAV नहीं इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स नहीं हुए, वो जो है सीधा पैराग्लाइडिंग करके मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ें लेकर के घुस गया अंदर। तो ये सब चीज़ें, अनकन्वेंशनल चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है अनकन्वेंशनल आपने देखा ज़्यादा है। जो सब ज़्यादा थ्रेट हमारी है वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या टेररिस्ट हैं उनसे ज़्यादा है। उनको न पनपने दिया जाए। हम खाली अगर बोलते रहें कि टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ हैं, और अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे उन इलाकों में, खास करके जिनको हम कहते हैं कि हमारे जो देश है उसने कब्जा किया हुआ है, अगर कब्जा किया है मतलब हम उसको अपनी टेरिटरी अगर मानते हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ही नुकसान करेंगे। जो सिक्योरिटी है या टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिसी होनी चाहिए
कोई भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल हो या बाकी भी लोग हैं, चाहे मीडिया हो चाहे एजेंसीज हो, जो भी लोग हैं, सुरक्षा के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और दो व्यूज लेके नहीं चलना है। कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते हैं। अगर आपने टेररिस्ट बोला है तो उसका डेफिनेशन बहुत क्लियर है। छोटा अटेम्प्ट भी टेररिस्ट का एक कह करके छोड़ देना, दो ही लोग थे और गलती कर गए, ये कर गए, वो सही नहीं है। उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि बाकी टेररिस्ट को पता लगे कि उनकी हालत क्या होगी अगर ये ऐसा करेंगे। देश की जनता अपने आप को सिर्फ सरकार, सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे पर नहीं छोड़ सकती। खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा, अपने अगल बगल देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। पूरी सुरक्षा तंत्र में भागी बनना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें ये बड़ा क्लियर करे कि लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या चीज़ें उनको करना चाहिए और सरकार उसमें क्या मदद देगी। सिर्फ ये कहना कि घर से बाहर नहीं निकलें, घरों में घुस जाएं, घरों में रहें, तो बाकी अगर ये टेररिस्ट इस तरह घरों में घुस जाएंगे तो लोग क्या घरों में ही बैठे रहेंगे? उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ में क्या होगा। और ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की ट्रेनिंग से नहीं होगा, ये हमें अपनी देश की जनता को ट्रेन करना पड़ेगा, उनके पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने क्या करना है, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी उन्होंने देखना है, कैसे मिल सकते हैं। और ख़ास करके ये चीज़ जो रिमोट एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर ये हरकतें होंगी। कंटिन्यूअस सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आइडेंटिफाइड लाइकली, और मैं तो ये कहूँगा अनलाइकली है उस पर भी, क्योंकि दुश्मन जो है जिसको हम अनलाइकली कहते हैं उस पर उधर से ज़्यादा आ सकता है। और इसको हर तरह, जब मैं सर्वेलेंस कहता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस, ह्यूमन सर्वेलेंस, वेपन्स के थ्रू, बाकी चीज़ों की जो भी कैपेबिलिटी हमारे पास है, हर एक होना चाहिए कि हम एक ही चीज़ पर नहीं छोड़ें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या सिर्फ साइबर, एक के ऊपर एक रहनी चाहिए, जिससे एक में कोई कमी आए तो दूसरा उसको देख सके। सरकार और फोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक स्टडी ग्रुप बननी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जो इसको स्टडी करे। जो मैंने पहले भी कहा, ह्यूमन सर्विलेंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये ग्राउंड पर रहना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग आर्मी जो डिप्लॉयड हो, जल्दी डिप्लॉय हो सके, वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी मोबिलाइज हो सके, वो भी आर्मी बहुत ज़रूरी है। रिटेलिएशन जो हम करें इनके ऊपर वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा हो, ये इतना इंटेंस होना चाहिए कि इनको एक सबक मिले कि आगे नहीं कर पाएं। जो कवर्ट ऑपरेशन है, लुका छिपी वाला जो ये ऑपरेशन इस तरह ये करते हैं, उसके बारे में भी एक तंत्र हमारे पास होना चाहिए जो ये देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएं। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते बार बार कि पिछले 10 सालों में 12 सालों में कोई कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ तो हो सकता है, और जैसे पहले हुआ वैसे नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार रहना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि ब्लास्ट हो जाए तब हम क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए पहले ही निप इन द बड हो ही नहीं। हाँ, अगर हो जाए तो उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। रिटेलिएशन के लिए आज की तारीख में हमारे आर्म्ड फोर्सेज ही सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं। इनको कैपेबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, और इनको इंटरनली भी अब तैयार रहना पड़ेगा ऐसे टेररिस्ट ग्रुप से निपटने के लिए, क्योंकि सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग से उनका काम है, अलग रोल है, वो इसमें इतनी ज़्यादा
कॉम्पिटेंट हो नहीं पाएंगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं देख पाएंगी। सिर्फ कमीशन, कमेटी, इंक्वायरी बिठा देना, इसका कोई मतलब नहीं है अगर हम उस पर काम नहीं करें। उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सिक्योरिटी में पब्लिक का भी योगदान है और काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसलिए उनको भी भरोसे में लेना चाहिए, बताना चाहिए क्या कमियां हुई थी और क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, हमारा एम होना चाहिए कि प्रीएम्प्ट करें पहले ही, कि एक्शन नहीं हो, और अगर हो जाता है तो बहुत लार्ज स्केल पर रिटेलिएशन होना चाहिए कि दूसरा कोई ग्रुप दोबारा ऐसी हिकमत नहीं कर पाए। फेंस भी जहां है वहां पर हमें अच्छी तरह उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि अगर ये इन्फिल्ट्रेट होता है या कहीं पर कुछ लकूना है तो हम उसको देख सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमको काफ़ी इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे चूक हुई, इन चूक को हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन क्या कर सकता है, कैसी टैक्टिक्स है, और दूसरे देश कौन है जो कि अगर कोई आता है हमारे पास जो कि इनको मदद कर सकता है, और इस मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले रोकने के लिए, समझाने के लिए, या अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करने के लिए। और हम वेट नहीं कर सकते कि हम अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएंगे। हमको ये होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में मजबूत बनाते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम सुरक्षा की कोई ज़रूरत है तो 10 साल तक वो खिंचती रहे, फाइलों में घूमती रहे, या वो सिर्फ ये जो टेंडर्स में घूमती रहे। ये कमी हमें दूर करनी पड़ेगी और इससे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमारे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जेलेंस्की क्यों इजराइल के साथ और पुतिन क्यों फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए? नीरज जी, रूस यूक्रेन का जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, और अभी जो 7 तारीख से जो ये पिछले 5 दिन के हालात हैं, 6वां दिन का आज है इजराइल में, उसने टोटली इसको ढक दिया है, ओवरशैडो कर दिया है यूक्रेन और रूस की लड़ाई, और जो एक चिंता का विषय बन गया है यूक्रेन के लिए। उसको लग रहा है कि अब जो है नाटो और अमेरिका उधर ध्यान देंगे और यूक्रेन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। रूस के लिए एक बहुत फ़ायदे की चीज़ हो गई है, क्योंकि अब उसने नाटो को, वेस्ट को और अमेरिका को 2 फ्रंट पर उसका ध्यान कर दिया है। इजराइल की तरफ, इजराइल और उधर गाजा पट्टी में, और इधर जो है अपने यहाँ जो यूक्रेन के ऊपर है वहाँ से काफ़ी कुछ उधर चला गया है। तो ये जो है मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है जो अगर रूस के लिए, कि ये ध्यान इस तरह बढ़ गया है। और जो आप देख रहे हैं कि सामान, लड़ाई का साजो सामान भी वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ जाना है, तो इतना ज़्यादा अगर दोनों फ्रंट पर, तो किसी के लिए भी मुश्किल होता है। और हमास ने की वजह से जो है अगर वहाँ बढ़ जाता है, हिजबुल्लाह हमास दोनों 2 फ्रंट खोल देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अमेरिका को भी, और जो बाकी देश हैं नाटो के। एज इट इज़, ये अमेरिका में सीनेट में ऑलरेडी डिफरेंस हैं कि यूक्रेन को इतनी मदद देना है नहीं देना है। $6 बिलियन की बात की थी बिडेन ने, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि सीनेट से अप्रूवल नहीं हुआ है अभी तक, और आगे भी मदद देने के मूड में नहीं है रिपब्लिकन्स, जो कहते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर से जानना चाहते हैं कि वहाँ कुछ हो क्या रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, बल्कि हम अपना नुकसान किए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ये चीज़ आ रही है, और ये नुकसान यूक्रेन का हो रहा है इसमें। जहाँ तक लेटेस्ट है, 1 दिन पहले का, रूस ने जो है ये अद्विका टाउन में जो है क्लोजिंग कर लिया है उसके ऊपर, और लग रहा है कि उसके जल्दी वहाँ पर उसका कब्जा हो जाएगा। खेरसौन और बाकी जगहों पर उसने काफ़ी मोटर से, आर्टिलरी गन से, ड्रोन से काफ़ी कुछ उसने वहाँ फायरिंग की है।
और जो पुतिन हैं उन्होंने बोल रखा है कि अगर वेस्टर्न नेशंस का मदद कम होता है या नहीं हो तो हम तो यूक्रेन पर तुरंत कब्जा कर सकते हैं, यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। और वास्तव में यूक्रेन के पास कमी तो है आर्म्स एम्यूनिशन की। परसों ही 2 दिन से लगातार जेलेंस्की यूरोप कंट्रीज से बात कर रहे हैं। नाटो में गए थे, वो वहाँ मिले हैं सेक्रेटरी जनरल से, और जहाँ पर उनको बताया गया कि नहीं, मदद जारी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं असर डाल रही हैं वहाँ की यूथ पर। ग्राउंड पर वहाँ पर बहुत कुछ नहीं हो रहा है। यूक्रेन ने जो है ज़रूर दावा किया है कि 36 ड्रोन अभी फायर किए थे रशिया ने उनके ऊपर, जिसमें उसने 27 गिरा दिए हैं। तो ये चीज़ें लगातार आ रही हैं। ड्रोन वॉरफेयर ही ज़्यादा चल रहा है, आर्टिलरी वॉरफेयर ज़्यादा चल रहा है। ओडेसा और मिकोलोव खेरसन में जो है आर्टिलरी फायर और मिसाइल फायर, ड्रोन से फायर जो है काफ़ी कुछ चल रहा है। और तकरीबन जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, वहाँ पर करप्शन के चार्जेज अभी भी आ रहे हैं, खास करके डिफेंस में। बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो हैं डिफेंस के, उनके ऊपर अभी जो है इंक्वायरी चल रही है कि उन्होंने करप्शन किया है जो पैसे आ रहे हैं और सामान लेने में। हालांकि जर्मनी ने ज़रूर बोला है कि वो तकरीबन $6 मिलियन का मिलिट्री एड अभी देगा, जिसमें पैट्रियट मिसाइल और कुछ रॉकेट्स और बाकी वेपन शामिल हैं। इंग्लैंड ने भी बोला है कि तकरीबन $122 मिलियन का मिलिट्री एड देगा यूक्रेन को। और अमेरिका ने अभी $200 मिलियन बोला है देगा, लेकिन जब तक सीनेट से अप्रूवल नहीं होता, आ नहीं पाएगा, तो अभी कब मिलता है, क्या मिलता है, अभी कहाँ नहीं जा सकता वहाँ पर। रूस ने जो है जैसे अपनी अटैक स्ट्रेटजी अभी बदली है। जहाँ तक कब्जा किया हुआ है वहाँ पर उसने माइनिंग शुरू कर दी है, माइंस लगाना। और जो माइन कैजुअल्टीज बहुत हो रही हैं यूक्रेन के जो टैंक्स हैं, बाकी गाड़ियों की, पर्सनल की भी। इनफैक्ट यूक्रेन ने अभी कंपलसरी कर दिया है कि जो वीमेन हैं उनके, जो ऑलरेडी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, वो जो एनलिस्ट होंगी, क्योंकि उनको डॉक्टर्स की और बाकियों की कमी पड़ गई है वहाँ पर। तो ये जो रशिया का जो स्ट्रेटजी है अब विंटर स्ट्रेटजी में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि अब वहाँ विंटर सेट इन हो रहा है और उसकी लड़ाई उस पर ध्यान दे रहा है कि कहाँ पर कैसे लड़नी है। रूस ने जहाँ कमज़ोर पाया है अपने ट्रुप्स को उसने रोटेट भी किया है। जैसे उनकी जो 291वीं ब्रिगेड है और जो 71वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट हैं, उनको जो है उसने चेंज किया है, अदला बदली की है, क्योंकि ये दोनों जो उनकी रेजिमेंट्स थी, वो जो है जो इन्फेंट्री वे मोटराइज्ड रेजिमेंट्स थी, वो यूक्रेन के सामने हार गई थी, लगभग हार गई थी। उनको जो है दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है और दूसरी बटालियंस चेंज की जा रही है। तो अपनी स्ट्रेटजी रूस भी बदल रहा है। और अगर हालात ग्राउंड पर तो कोई अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, नुकसान अभी भी चल रहे हैं। पहले यूक्रेन पर ज़्यादा जोर दे रहा था कीव या उस पर यूक्रेन ज़्यादा जोर दे रहा था क्रीमिया के ऊपर, लेकिन क्रीमिया पर अब जो है कुछ दिनों से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अभी जो है ओवरऑल सिचुएशन वहीं की वहीं है, कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। एंटी टैंक मेजर्स ज़रूर यूक्रेन ले रहा है, एंटी टैंक जो माइंस हैं उनको निकालने के लिए, क्योंकि वो इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विंटर सेट इन हो जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएंगे हालात, उस समय सिर्फ मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर ही ज़्यादा चलेंगे। तो आज की जो हालात है, ये वेस्ट का ज़रूर, अमेरिका का फोकस उधर ज़्यादा हो गया है और यूक्रेन को दौड़ना पड़ रहा है या लोगों की गुहार लगानी पड़ रही है अपने मदद के लिए, और रूस जो है ज़रूर इसको फ़ायदा उठाएगा। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने बड़े विस्तार से इजराइल, हमास, गाजा, पैलेस्टाइन सब पर आपने विस्तार से बातचीत की
क्या दृष्टिकोण अलग अलग देशों के सामने आ रहे हैं, इसको भी आपने रखा। और ख़ास तौर पर मोसाद से जो चूक हुई है और ये जो युद्ध छिड़ा है, ये कब तक चलने की संभावना है, ख़ास तौर पर ये जो युद्ध है ये अरब देशों में, मध्य पूर्व देशों में क्या असर डालेगा, इस पर भी आपने विस्तार से बातचीत की। तो मुझे लगता है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसके जो तमाम पहलू हैं आपने आज के कार्यक्रम में उनको समेट कर रख दिया है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज के इजराइल और पैलेस्टाइन और हमास को लेकर अगर कोई किसी के मन में प्रश्न है तो ये कार्यक्रम उपयोगी साबित हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए। और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा के लिए ताज़ा जो वहाँ के हालात हैं, जो ताज़ा दृश्य वहाँ से आए हैं, उस पर आपने विस्तार से जानकारी रखी। आपका बहुत बहुत आभार सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।